लास्ट वीडियो में हमने बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वो डिस्कस किया था। हमें पता चला था मेजर हेडिंग्स क्या क्या होती हैं, मेन हेडिंग्स क्या होती हैं, सब हेडिंग्स क्या क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं कि उन मेन हेडिंग्स की क्या एक्सप्लेनेशन है या उन मेन हेडिंग्स के अंदर जो सब हेडिंग्स हैं उनकी क्या एक्सप्लेनेशन है, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड था। शेयर होल्डर्स फंड के 3 हिस्से थे श्री राम के नाम से। सबसे पहला शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल क्या होता है, उसमें क्या क्या सम्मिलित है वो नोट करते जाओ। ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 टुकड़े, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। और इसमें हम जैसे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रखा है कि हमें कैसे करना है। कोई भी शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं जिनका पूरा पैसा नहीं मिला है, तो 200 शेयर्स 20,000 लेस कॉल्स इन एरियर 2000 इसमें से माइनस कर दिया एंड शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट को हम यहाँ पर प्लस करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इशूड कैपिटल कहाँ आता है, तो हमारी मेन हेडिंग हो गई शेयर होल्डर्स फंड और सब हेडिंग हो गई शेयर कैपिटल। अगर कोई पूछे आपसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहाँ पर आता है, तो मेन हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड और सब हेडिंग शेयर कैपिटल। अगर कोई आपसे पूछता है शेयर्स फॉरफिटेड कहाँ आता है, तो मेन हेडिंग हो गई शेयर होल्डर्स फंड और सब हेडिंग हो गई शेयर कैपिटल। तो इसे नोट कर लीजिए, पहला। अब बात करते हैं दूसरा, सेकंड क्या एक्सप्लेनेशन है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। शेयर होल्डर्स फंड के 3 हमने एब्रीविएशन याद करे थे श्री राम के नाम से। पहला शेयर कैपिटल अभी हमने डिस्कस किया, दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो नोट कीजिए रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आता है। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, जनरल रिजर्व, एनी अदर रिजर्व। कोई भी अलग प्रकार का कोई अन्य रिजर्व जिसके नाम के आगे रिजर्व लगा हो, फंड लगा हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जनरल फंड, रिजर्व फंड, कोई भी नाम जिसके आगे रिजर्व वर्ड मेंशन्ड हो वो हम यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस में मेंशन करते हैं। ठीक है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जिसके भी नाम के आगे रिजर्व है वो हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर मैं पूछूं रिवैल्यूएशन रिजर्व की मेन हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, सब हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का कोई एक्सप्लेनेशन हमें नहीं समझना है। अब चलते हैं लायबिलिटी में। लायबिलिटी में सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी का सबसे पहला नाम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सो नोट करो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है। जो भी हमने दीर्घ अवधि के लिए ऋण ले रखा है वो सारे हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आते हैं। दीर्घ अवधि से हमारा मतलब है 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए जो भी हमने ऋण लिया है। क्या क्या नाम है इसमें, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन। टर्म लोन का मतलब होता है कोई भी लंबे समय के लिए हमने अगर कोई लोन लिया है। पब्लिक डिपॉजिट, एनी लोन, कोई भी लोन विच इज रीपेबल आफ्टर 12 मंथ्स। अगर कोई भी लोन है जिसका कि भुगतान हमें 12 महीने के बाद करना है उसे हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ डिबेंचर्स कहाँ लिखा जाता है तो आपका आंसर होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहाँ लिखा जाता है, नॉन करंट लायबिलिटी में। तो डिबेंचर्स की मेन हेडिंग हो गई नॉन करंट लायबिलिटी और सब हेडिंग हो गई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बॉन्ड्स की मेन हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। शेयर कैपिटल की मेन हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड और सब हेडिंग शेयर कैपिटल इटसेल्फ। ऑथराइज्ड कैपिटल की मेन हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड और सब हेडिंग शेयर कैपिटल। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इसे नोट कर लो पहले। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद में LDOL था, लड्डू दो ऑरेंज लो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का हमें कोई एक्सप्लेनेशन समझने की जरूरत नहीं है, केवल हमें ये पता होना चाहिए कि उसे कहाँ डिपिक्ट किया जाता है। तो हम तीसरी चीज पर आ गए अपने ओ पर, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, हेडिंग डाल लीजिए पहले अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इसकी लिस्ट बहुत छोटी है, हम आसानी से याद रख सकते हैं। पहला, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अभी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वाला चैप्टर करा था, उसमें हमने देखा था कि रिडेम्पशन के समय जो हमें डिबेंचर होल्डर्स को जो प्रीमियम देना होता है
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज शोन अंडर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो अगर कोई आपसे पूछे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की जो मेन हेडिंग है वो क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, और उसकी सब हेडिंग है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। दूसरा नाम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कभी कभी कुछ ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं जो रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल होने का मतलब है एक निश्चित समय अवधि के बाद उनका पैसा लौटा दिया जाता है। तो अगर उन्हें भी प्रीमियम पर रिडीम करना है तो उस प्रीमियम को भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसा ट्रेड पेबल जिसका भुगतान 12 महीने से ज़्यादा समय अवधि में करना हो, वो हमारा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आता है। तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में हमारे 3 चीज़ें आती हैं। पहला प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर एनी ट्रेड पेबल विच इज टू बी सेटल्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। LDOL लास्ट क्या बच गया हमारा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। कोई भी प्रोविजन जो कि 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए किया जा रहा है उसे हम लॉन्ग टर्म प्रोविजन में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लिखा है ऐसे ही, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर वारंटी, एनी प्रोविजन फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। इसमें भी कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। तो ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी कंप्लीट हो गई। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आया, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या क्या आया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या कोई भी ट्रेड पेबल विच इज टू बी सेटल्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन जिसे कि 12 महीने से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए किया गया है, उसमें प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर वारंटी फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स हम इंक्लूड कर सकते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी कंप्लीट हो गई। नॉन करंट लाइबिलिटी से अगला क्या है हमारा, करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी के कितने बच्चे थे, STOS। पहला क्या था, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हमारी सब हेडिंग है, किसके अंदर आता है ये, करंट लाइबिलिटी। सो करंट लाइबिलिटी मेन हेड, सब हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। अब इस शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में हम क्या क्या चीजें लिखते हैं उसे नोट करो। एनी लोन रीपेबल ऑन डिमांड, कोई भी ऐसा लोन है जिसे कि जैसे ही कोई मांगने आएगा वैसे ही वापस करना पड़ेगा, कम्स अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई आपसे पूछे बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। लोन रीपेबल विद इन 12 मंथ्स, कोई भी लोन जो 12 महीने से कम अवधि में इसका भुगतान करना है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो 12 महीने से ज़्यादा में भुगतान करना है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, ज़्यादा समय के लिए है तो पब्लिक डिपॉजिट हमने वहाँ पर करा था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। फिर अदर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, कोई भी शॉर्ट टर्म लोन या एडवांस हमने किसी से लिया है, शॉर्ट टर्म से मतलब 12 महीने के अंदर अंदर, 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए, ये सब हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट की मेन हेडिंग करंट लाइबिलिटीज, सब हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। कैश क्रेडिट मेन हेडिंग करंट लाइबिलिटीज, सब हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। डिबेंचर्स मेन हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटी, सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इस तरीके से आपको इनको याद करना है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद में STOS, एस हो गया। टी से क्या था जरा याद करो और बताओ, पन्ने पलटो। टी स्टैंड्स फॉर ट्रेड पेबल। क्या क्या आता है ट्रेड पेबल में, केवल 2 चीजें, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। माल को बेचने से संबंधित, गुड्स को बेचने से रिलेटेड अगर हमें किसी से पैसा लेना है 1 साल से कम अवधि के अंदर अंदर, उसको हम ट्रेड पेबल्स में लेते हैं। 2 चीजें हमारी ट्रेड पेबल्स में, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों को मिलाकर हमारा ट्रेड पेबल बनता है। STOS शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गया, ट्रेड पेबल हो गया। बिल्स पेबल मेन हेडिंग करंट लाइबिलिटीज, सब हेडिंग ट्रेड पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर्स मेन हेडिंग करंट लाइबिलिटीज, सब हेडिंग ट्रेड पेबल। अब बचा STO, ओ से क्या था, अदर करंट लाइबिलिटीज। अब अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। चलो लिखते हैं इसको, स्टार लगा लो और इस पे इंपॉर्टेंट है ये। करंट मेच्योरिटीज फॉर लॉन्ग टर्म डेट, आपने डिबेंचर्स ले रखे थे 5 साल में रिडीम करने थे, ये 5वां साल है तो 12 महीने से कम अवधि में वो डिबेंचर्स को रिडीम होने वाले, तो वो उसको आप नॉन करंट लाइबिलिटी में से निकाल कर करंट लाइबिलिटी में दिखाना शुरू कर देते हैं। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स,
इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या मतलब होता है इनका। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी इनकम हमने एडवांस में रिसीव कर लिया है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट हमारा हमने कमा भी लिया है और ड्यू भी हो गया है। फॉर एग्जांपल हर महीने की 31 तारीख को हमारा एक महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है, लेकिन बैंक हमारे अकाउंट में उसे 7 तारीख को जमा करता है। तो एक्रू होने की डेट 31 मार्च है और ड्यू होने की डेट जो है वो 7 अप्रैल है। तो इस तरीके से हम उसको मेंशन कर सकते हैं। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स, 31 को एक्रू तो हो गया लेकिन 7 तारीख को अभी ड्यू नहीं हुआ है, हमने कमा तो लिया है लेकिन अभी उसको रिसीव करने की डेट नहीं आई है हमारी, पे करने की डेट नहीं आई है हमारी। देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अनपेड डिविडेंड, वो डिविडेंड जो अभी तक पे नहीं किया गया है। अनपेड मैच्योर्ड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, अनपेड मैच्योर्ड डिविडेंड, अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, कोई भी अनपेड अमाउंट है हमारा, या फिर अनक्लेम्ड डिविडेंड, कोई डिविडेंड लेने नहीं आया, क्लेम नहीं किया, तो वो भी हमारा अदर करंट लाइबिलिटीज में आता है। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, अगर हमने कोई शेयर्स पर कोई कॉल एडवांस में रिसीव कर ली है तो वो अदर करंट लाइबिलिटीज में आता है। तो कॉल्स इन एरियर कहाँ आता है, अगर कॉल्स इन एडवांस अदर करंट लाइबिलिटीज में आता है तो कॉल्स इन एरियर आपने कहाँ देखा था, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपने बताना है, तभी मुझे पता चलेगा आपने कितने ध्यान से वीडियो को देखा और समझा। तो मेरे को आपको बताना है कि कॉल्स इन एरियर में आपने कौन सी मेन हेडिंग और कौन सी सब हेडिंग में देखा था। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कॉल्स इन एरियर कौन सी मेन हेडिंग और कौन सी सब हेडिंग में देखा था, मेंशन करना कमेंट बॉक्स में। नाउ एनी अदर लाइबिलिटी पेएबल विद इन 12 मंथ्स, कोई भी लाइबिलिटी जो कि 12 महीने के अंदर अंदर पे होनी है, कुछ नाम आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी भी हम अदर करंट लाइबिलिटीज में शो करते हैं। फटाफट रिपीट करेंगे। करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू एंड नॉट ड्यू, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, अनपेड अनक्लेम्ड, ये सारे। देन कॉल्स इन एडवांस एंड आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। अब एसटीओएस, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, अदर करंट लाइबिलिटीज हो गया, क्या बचा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है हमारा, 3 चीजें, 4 कह सकते हैं बल्कि हम इसको, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर एनी एक्सपेंस, किसी भी तरह के एक्सपेंस को हम यहाँ पर ले सकते हैं। प्रोविजन किस चीज़ के लिए बनाया जाता है, प्रोविजन क्या है, हमें ये तो पता है कि वो हमारी लाइबिलिटी है, जैसे हमें पता है कि हमें टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन टैक्स एक्चुअली होगा कितना वो हमारी जो इनकम होगी उस पर डिपेंड करता है। तो प्रोविजन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हमें ये तो पता है कि हमारी लाइबिलिटी है टैक्स की, लेकिन कितनी होगी ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, तो हमारी लाइबिलिटी कितने की होगी वो हमें क्लियर नहीं है, इसलिए हम उसके लिए प्रोविजन बना के रखते हैं। एंड इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कोई भी चीज़ जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है दैट इज ऑलवेज शोन इन दी स्टेटमेंट ऑफ P&L या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग में भी किया था, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन होता था तो दैट यूज टू बी अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लेकिन पार्टनर की सैलरी होती थी तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता था एंड वी यूज टू शो इट इन दी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कोई भी चीज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है उसका मतलब है हमें प्रॉफिट हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, कभी भी किसी भी सिचुएशन में हमें उसका भुगतान करना ही करना है, प्रॉफिट में से घटाना ही घटाना है। तो ये सारी मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को याद कर लो बहुत अच्छे से। अभी अगली वीडियो में एसेट साइड में जो हमारी हेडिंग्स थी नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, उसमें क्या क्या सब हेडिंग्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लो, वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना ताकि आपको मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स सारी याद हो जाएं।